और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा। दिनेश यादव जी, महामंत्री मुंबई कांग्रेस। दिनेश यादव जी। फूल नहीं दे रहे, फूल नहीं दे रहे, फूल नहीं दे रहे, नहीं फूल किसी को अच्छा, जिसको लेटर मिल जाएगा वो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। गोपाल सिंह बिचवाल, महामंत्री उत्तर भारतीय से मुंबई कांग्रेस। साल दो ना बाबा, पहली दो पूरा फोटो ले लो। आप आगे देखो जरा, फोटो उधर का हो रहा है। रविंद्र बाबूराम मिश्रा जी, मुंबई कांग्रेस उत्तर भारतीय सेल में मुंबई मंत्री। पहले दिनेश यादव जी आएंगे। दिनेश यादव जी आए क्या? आप लोग जिसका हो गया है वो अपने अपनी जगह पे बैठे प्लीज, कृपया करके भीड़ न लगाएं प्लीज। पहले लेटर एक बार सबके हो जाने दीजिए, फिर बाद में मिल लेंगे। गोपाल सिंह बिचवाल, रविंद्र बाबूराम मिश्रा जी। विक्की दीपक सिंह जी, कार्याध्यक्ष चाकू विधानसभा के। भोला केशव गुप्ता जी, विधानसभा अध्यक्ष वड़ाला। उत्तर पश्चिम जिला के महासचिव के लिए शिव यादव जी। गोरेगांव तालुका अध्यक्ष आलोक जी। डिंडोसी तालुका अध्यक्ष बाबू शर्मा जी। आलोक जी, आप जाइए। बाबू शर्मा जी। सचिन देवान सिंह जी, अंधेरी पश्चिम तालुका अध्यक्ष, आइए। रविंद्र यादव जी, मोरवा तालुका अध्यक्ष। जितेंद्र बेचन पाठक जी, अंधेरी पूर्व तालुका अध्यक्ष। जितेंद्र बेचन पाठक जी। सुरेंद्र कुमार जंगीलाल प्रजापति जी। वार्ड अध्यक्ष विक्रम हरदेव चौहान जी। विक्रम हरदेव जी। शत्रुघ्न राम किशोर चौहान जी, वार्ड अध्यक्ष।
सितारा शेख आए हुए क्या? सितारा शेख जी उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। जिनको भी यहाँ पर आज नियुक्ति पत्र मिला, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पर नहीं, आपके पास में भी है ना। हाँ, दीपक ठाकुर वार्ड अध्यक्ष, जहाँ पे भी आप यहाँ पर आ जाएं। संजय कुमार वार्ड अध्यक्ष, आप जहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएं। सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठे रहेंगे 2-5 मिनट में। अभी से अनुरोध है कि जो जो खड़े हैं सब अपनी अपनी जगह पे 5 मिनट बैठ जाए। मैं हूँ आशा शर्मा, सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग मुंबई MRC में आए हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़ोरों शोरों में प्रोग्राम किया गया है और उत्तर भारतीय सेल के जो मुंबई अध्यक्ष जी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आज जो सबको पद दे के सम्मानित किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पर हम लोगों ने अब तक 4 जिला की नियुक्ति हमने कर दी है, 4 और 2 जिले भी हमारे बाकी हैं। तो 4 जिला के जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है कि आप जिला की टीम बनाइए, उसके बाद विधानसभा की टीम बनाइए और वार्ड की टीम बनाइए। तो उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो जिले की टीम में लोगों को जोड़ा है, विधानसभा अध्यक्ष का आज नियुक्ति की गई है और उसके साथ साथ में वार्ड लेवल पे हम लोगों ने लोगों की नियुक्ति की है। कांग्रेस का जैसे आपने देखा कि कितने उत्साह से लोग आ रहे हैं और लोग इस समय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो उत्तर भारत के लोग, जो उत्तर भारत की जब मैं बात करता हूँ तो फिर मैं उत्तर प्रदेश की नहीं बात करता हूँ, मैं आप पश्चिम बंगाल से लेकर आप मध्य प्रदेश तक के लोगों की आप बात कर सकते हैं। काफ़ी परेशान हो गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो आज देखिए आप चाहे नोटबंदी का काम हो, चाहे आप GST का काम हो, चाहे आप हाथरस कांड देख लीजिए, उन्नाव कांड देख लीजिए, सब सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके बाद आप कोविड का देख लीजिए, जिस समय कोविड के केसेस 100 होते थे उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल करती थी और जब ये लाखों में बढ़ने लगा तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। तो ये जो इनकी नीतियां हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नीतियां बनाई हैं, कोई ऐसा एक जिन्न है मुझे लगता है कि जिस चीज़ को छू देते हैं वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। जब रोज़गार की बात करते हैं तो रोज़गार ख़त्म हो गया, GST की बात करते हैं तो व्यापारी ख़त्म हो गया, नोटबंदी की बात करते हैं तो नोट ही, लोगों के पास पैसे ही नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अब एक ही इसका उपाय है कि उनको कांग्रेस पार्टी को के साथ जुड़ना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी लगातार, आप देख रहे हैं हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, हम लोग जम के काम कर रहे हैं लोगों को। हाथरस की जो घटना हुई इसमें प्रियंका गांधी और राहुल जी के साथ में जो यूपी पुलिस ने बदतमीजी की है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आप देखिए ना, हमारी वैसे भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी गांधी विचारधारा की पार्टी है। 1 तारीख को इनके साथ जो निंदनीय घटना यूपी की पुलिस ने की, उसके बाद आखिरकार परिणाम आप देखिए। 2 तारीख को गांधी जयंती होता है और 3 तारीख को बाइज्जत, यही जो यूपी पुलिस होती है, इनको बाइज्जत वहाँ लेके जाती है। तो ये गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है और गांधीवादी से ही हमको पता है कि हम वापस से फिर से हम केंद्र में आ पाएंगे और फिर से हम पूरे के पूरे जितने भी राज्य हैं वहाँ पर हम फिर से हमारा शासन है। जैसे कि देख रहे हो कि कांग्रेस ऑफिस कितने सालों से सबको समेटे हुए चल रही है और हर किसी के दुख सुख को समझती हुई आगे तक निकल रही है, लेकिन जो अभी की सरकार है वो सरकार लोगों पे ध्यान नहीं दे रही। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप युवा पीढ़ी की क्या हाल है? जो बेरोजगार है उसका भी मतलब रोजगार भी छीन चुका है, जो पढ़ा लिखा इंसान है वो भी घर में बैठा है, इसके बारे में क्या केवल और केवल देखिए, आप केंद्र की जो नीतियां हैं, मैंने आपको जैसे बताया है कि वो चाहे नोटबंदी का हो, चाहे GST का हो, चाहे रोजगारी का हो, आप एजुकेशन बिल आया है, किसानों के लिए बिल आया है, तो ये जो बिलें ये जो लाई जा रही है ना, इसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल आप अगर देखेंगे तो 0 है, इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं पाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप अपने मेरे चैनल के माध्यम से
युवाओं को क्या संदेश देना मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस ईमानदारी के साथ, जिस लॉयल्टी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसी लॉयल्टी के साथ हमको काम करना चाहिए। जहाँ पे भी हम जुड़े हैं, ईमानदारी के साथ हम काम करें और हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप पीएम मोदी जी को क्या संदेश दोगे, क्योंकि आम जनता एकदम पस्त हो चुकी है, उनकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है और पीएम मोदी जी अपनी आँख नहीं खोल रहे, इसके बारे में क्या कहोगे? मोदी जी की जो एक CBI है और एक NCB नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसको हम लोग नमो कंट्रोल ब्यूरो भी बोलते हैं। अगर ये जहाँ जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकी सरकारें नहीं, ये दो इनके हथियार हैं, उससे डील करते हैं। अभी इस समय इस राज्य को अस्थिर करना हो, मध्य प्रदेश को इन्होंने अस्थिर कर ही दिया है। दूसरा हमारा राजस्थान है, वहाँ पे भी दिक्कत पैदा ही कर रहे हैं। तो ये जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं इनके, ये दो इंस्ट्रूमेंट के साथ ये खेलते हैं, एक CBI के साथ और एक आप देख रही हैं इसमें CBI के साथ क्या चल रहा है। ये घटनाक्रम केवल और केवल बिहार चुनाव को जीतने का पूरा षड्यंत्र है और वापस से राजस्थान को अस्थिर करने का एक षड्यंत्र इस समय बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है और लगातार करती रहती है। तो मैं बीजेपी गवर्नमेंट को और नरेंद्र मोदी जी से केवल इतनी ही विनती करना चाहता हूँ कि आप रोजगार दीजिए। आप केवल कहते हैं कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, आप 2 करोड़ से ज़्यादा रोजगार आप साल भर में छीन ले रहे हैं। पिछले 6 साल में आप देखिए 15 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करते हैं। पिछले 4 दिनों से यूपी में लाइट है ही नहीं, क्योंकि वहाँ के लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो आप ऐसी इस तरह से आप देश के साथ नहीं खेल सकते हैं। आपके पास जो भी एसेट्स है, आप अगर उसको बेच दोगे तो बाद में क्या होगा। अभी किसान जो बिल लाया गया है, इसमें आप इसको अगर आप समझने की कोशिश करें तो भले हम मुंबई में रहते हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर आने वाला है। अल्टीमेटली क्या होगा, किसने ला गया, आप MSP को खत्म कर देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। APMC कहते हैं, जैसे आप कहते हैं MSP को खत्म कर देंगे, इनकी तरफ से दलील आती है, ठीक है ना साहब, MSP अगर खत्म भी हो जाता है तो क्या हुआ, APMC तो है, ठीक है, आपकी APMC है, लेकिन आपका जब MSP खत्म हो जाता है तो इसके बाद जो इम्पोर्ट हम करते हैं, अभी आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। आज 19 रुपये 50 पैसे पर किलो के हिसाब से आपको गेहूँ मिलता है, जो MSP सपोर्टेड प्राइस है। अगर ये गवर्नमेंट अगर MSP को ख़त्म कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आती है और अगर MSP खत्म हो जाता है, तो आप सोचिए कि अगर जो हमारा इसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो हम 60%, 70%, 100% तक लगा के बैठे हैं, अगर आप उसको 10% और 12% और 15% पे ला देते हैं, तो वही गेहूँ जो हम 19 रुपये 50 पैसे में आप यहाँ पे ले रहे हैं, वो आपको 10 से 11 रुपये में मिलेगा। तो कौन जाके 19 रुपये 50 पैसे में कौन गेहूँ लेगा या कौन खरीदेगा। तो दिक्कत क्या है, ये पूरा का पूरा सब खाद्यान्न जो 22 खाद्यान्न इसमें आते हैं, उसको जमा करना और उसकी कालाबाजारी करना, कुल मिला के ये अडानी जी की और हमारे जो यहाँ के देश के सबसे बड़े जो घराना है, उसकी ये गवर्नमेंट है और उसके हमारे PM मोदी जी इसके CEO हैं। जैसे हर कंपनी में CEO होते हैं, वैसे हमारे मोदी जी को CEO बना के रखे हैं। प्रवक्ता जी, मेरा नाम भरत सिंह है। आज ही अध्यक्ष साहब महोदय ने, एकनाथ गायकवाड़ जी ने, हमारे यशवंत जी ने मैं भरत सिंह, आज ही मुझे प्रवक्ता पद पे हमारे मुंबई अध्यक्ष श्री एकनाथ गायकवाड़ जी और हमारे मुंबई अध्यक्ष उत्तर भारतीय सेल के श्री यशवंत जी ने बनाया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस देश की स्थिति जो अभी चल रही है बहुत भयावह है। भयावह इसलिए है कि जो देश में हो रहा है ना, ये सिर्फ लड़ाई लड़वाया जा रहा है, सिर्फ 2 जातियों के विशेष में, और देश इससे बनेगा नहीं, देश इससे बिखरेगा। देश में आज कुछ भी होता है, अगर जो सरकार के खिलाफ बोला तो उसे तुरंत देशद्रोही साबित कर दिया जाता है कि ये देशद्रोही है भाई, ये सरकार के खिलाफ। अगर वो सरकार के खिलाफ बोला तो जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इनके पास 2 तोते हैं, CBI और ED, इनको लगा दिया जाता है कि भाई परेशान किया जाए। किसी भी हाल में एन केन प्रकरण में महाराष्ट्र की सरकार इनको गिरानी थी, उसमें सक्षम नहीं हो सके, बहुत परेशान है। क्या क्या नहीं लाए, कंगना को लाएं, अंगना में नचाएं, उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इन्होंने जो है रिया को चलाया, हमारे एक मंत्री को भी उसमें शामिल करने की बहुत कोशिश की। एक यहाँ के बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उनका नाम भी बता दिया था कि ये मंत्री का लड़का इसमें शामिल है। तो ये सारे चीज़ों से ये लोग फेल हो गए। फेल होने के बाद में इन्हों समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो एक तो जैसे महाराष्ट्र की सरकार हो गई, गिराने की बहुत कोशिश की,
कुछ हद तक ये मध्य प्रदेश में कामयाब हुए, कुछ हद तक बहुत कोशिश किया इन्होंने जो है राजस्थान में गिराने की। तो इनका एक छत्र ये चल रहा है कि किसी भी हाल में इस देश में हमारा राज्य है। और आप जानते हैं कि लोकतंत्र वाला ये देश है हमारा। लोकतंत्र होता है कि सब मिलजुल के सरकार में रहते हैं, सब लोग मिलजुल के जो जनता बनाना चाहती है उसको बनाती है। इनका एजेंडा चल रहा है कि जनता जो चाहती है वो तेल लेने गया, वो साइड में रख दीजिए, हम जो चाहते हैं वो करें, हम जो चाहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको बैठाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको निकालेंगे। तो ये देश के लिए एक बहुत खतरनाक चीज़ है और बहुत खतरनाक विषय है। सर, जैसे कि देखा गया है कि बीजेपी के जितने भी अभी तक डिसीजंस है, चारों तरफ से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और देश की जनता ये डिसीजन को लेके खुश नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस भारी से भारी मात्रा में जीत पाएगी? देखिए क्या है ना कि देश की जनता तो परेशान है, ये हम तो नहीं, आप भी बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। देश की जनता परेशान है, लेकिन एक इनका आईटी सेल है। आईटी सेल करती क्या है कि वो फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाती है कि नहीं मोदी जी ही सब कुछ हैं। उसमें इनके प्रवक्ता हो गए या बीजेपी के मंत्री हो, एक अगर राहुल जी ने कोई एक बात बोला ना तो पूरी की पूरी मंत्रिमंडल आके उसको डिपेंड करती है। यानी समझते हैं कि राहुल जी कितने मजबूत हैं। अगर मजबूत नहीं होते हैं ना तो पूरी की पूरी सरकार उनको घेरती नहीं, उनको घेरने के लिए पूरी सरकार आ जाती है। और सबसे तो मजे की बात आपको बताऊं कि अगर केंद्र में अगर फाइनेंस का अगर मुद्दा है तो फाइनेंस मिनिस्टर आके उसको नहीं बोलता है, उसको डिफेंस का मिनिस्टर आके बोलता है, उस पर सफाई देता है। अरे भाई, फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ गया? आपको डिफेंस का बनाया तो आप डिफेंस के जो है बताओगे ना, डिफेंस के बारे में। तो इनकी जो तरीका है ना वो पूरी राजशाही और लूटमार का तरीका है। और कांग्रेस का तरीका ये नहीं था। कांग्रेस का तरीका था सबका साथ और सबका विकास। इनका है कि इनका जो है तरीका है कि सबका साथ लेके सिर्फ अपना विकास करना। मोदी जी सिर्फ अपना विकास कर रहे हैं इस समय। वो उनके लिए दो ही मायने रखते हैं, एक अदानी रखते हैं और एक अंबानी रखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप बैंक से अगर करप्ट होते हो, एनपीए जिसको बोलते हैं, एनपीए होते हो, तो आपको लोन नहीं मिलता है। बड़े मज़ेदार बात है कि हमारे अदानी जी हैं, वो गुजरात से एनपीए हैं और करोड़ों मतलब बहुत पैसे के एनपीए हैं। उसके बाद में भी इस सरकार ने यहाँ पे महाराष्ट्र में जब आए ना केंद्र की सरकार ने मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी की मैं तो मानता हूँ कि मोदी जी, अदानी नहीं, वो मोदी जी की कंपनी है, मोदी जी चलाते हैं। आज वो उनको लोन मिलता है, 16,000 करोड़ का लोन मिलता है। आज बताइए, वो जो है रिलायंस ले लिए, अदानी आ गया है। उसके बाद अभी 15 दिन पहले उन्होंने एयरपोर्ट का 60% शेयर खरीद लिया। रेलवे भी उनको दिया जा रहा है। सिर्फ इस देश में दो ही लोग हैं, अंबानी और अदानी। आपको पता होना चाहिए ये कानून जो आया ना अभी, कानून जो खेती कानून का जो अभी पास किए हैं, ये कब हुआ है? रिलायंस का एग्रीमेंट होने के बाद, रिलायंस कंपनी का आज एग्रीमेंट हो रहा है और कल जो है विधेयक पास हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा जो है सर, क्या कहना चाहोगे आप आज के युवा को लेकर? आज की युवा इंग्लिश में हिंदी पता है कि जो आज का युवा है बेसिकली उसका जो मेन उसकी ज़रूरत है वो रोजगार की है। तो आप देखेंगे अभी जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हैं, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक डिप है वो -5.9% है वर्ल्ड इकोनॉमिक। इंडिया का जो इकोनॉमिक डिप है वो -8.8% के आसपास प्रोजेक्टेड है इस वक्त, और लोग बोलते हैं कि -10% तक पहुंच जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल। कोरोना के पहले भी जीडीपी गिर रही थी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें जीडीपी 8% है, तो मतलब 8% से अगर वो -10% तक जाती है, मतलब 18% का फॉल है बेसिकली। अनएम्प्लॉयमेंट अनइमेजिनेबल स्केल पे। बैंक जैसे HSBC है, सिटी बैंक है, उन बैंकों में 1200-1300 लोग एक साथ निकाले जा रहे हैं। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अब जो कॉस्ट इतना बढ़ गया है रॉ मटेरियल का कि नॉन वायबल हो गई है, लोन दूसरी तरफ मिल नहीं रहा है उनको। बेसिकली हमको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है उसको कैसे बचाया जाए। वो एक बहुत बड़ा जनरेटर है एम्प्लॉयमेंट का। जो बड़े कॉरपोरेटर हैं वो एक तरफ है, पर स्मॉल स्केल में बहुत तरह का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वो भी ख़त्म हो गया है इस वक्त। तीसरी चीज़ है जो एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेटाइजेशन, अगर एग्रीकल्चर का आप करने की सोच रहे हैं तो जो छोटा फार्मर है, तो MSP आपने निकाल दिया, छोटा फार्मर मारा जाएगा। अब क्या होगा, बड़े धनी लोग वो बहुत सारे लोगों का खेत एक साथ भाड़े पे लेके उसमें खेती करेंगे, और ज़्यादा करके वो खेती किसकी होगी? कैश क्रॉप की, जैसे कि वो मशरूम हो गया, ब्रोकलीज हो गया। वो शुगर केन अब कम उगाएंगे क्योंकि शुगर केन ज़्यादा पानी लेता है, या राइस की कम खेती करेंगे, गेहूँ, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है उसमें। तो अब कैश क्रॉप ज़्यादा कॉर्पोरेट उसमें होंगे। दूसरा क्या है, जिस तरह से आप
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट ने करना चाहिए था, इतना बाढ़, कहीं पर आप देखेंगे बहुत बाढ़ आता है, कहीं पर सूखा पड़ा है, तो जो रिवर इंटीग्रेशन है, जो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, कि सारे रिवर को एक साथ लिंक कर दीजिए ताकि ब्रह्मपुत्र का जब पानी चढ़ता है तो वो उस रिवर तक भी पहुंच जाए, उस रीजन में जहां पर पानी कम है। तो रिवर इंटीग्रेशन, एसएमई का फंडिंग, आपने 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया, लेकिन एक्चुअली ज़मीन पे कुछ आया ही नहीं। अगर वो ज़मीन पे आता तो वो हमारी इकोनॉमी -8% से डिप नहीं होती, एटलीस्ट हम -5% तक भी रहते वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। अब पहली बात है कि हमारे को एक तो सुशिक्षित होकर, हमारे जो लोग हैं, अभी आप देखिए नए धनी नहीं बन रहे इंडिया में। जो पुराने धनी में थे, अनिल अंबानी चले गए, मैं वजह की बात नहीं कर रहा, मल्ल्या चला गया, ख़त्म हो गया, बहुत पहले था मफरलाल भी ख़त्म हो गए थे। तो नए धनी बन नहीं रहे, पुराने ख़त्म हो रहे। हमारे कंट्री में फॉर्चून 500 या फोर्ब्स में आप गिनी चुनी 3-4 कंपनियों का ही नाम देखेंगे। एक SBI है, दूसरा रिलायंस है, कुछ गवर्नमेंट की PSU है। तो हमारे कंट्री में कॉरपोरेट एक्चुअली है ही नहीं। मैं कॉरपोरेट इसको मानता हूँ जो फॉर्चून 500 और फोर्ब्स 500 में जिसका नाम आता है, और इसके सामने चाइना में 90 कंपनीज है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ही नहीं है। हमारा देखिए तो हमारा स्मॉल स्केल है। अगर आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल चाहिए तो आपको ऐसे प्लांट लगाने पड़ेंगे जहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बहुत सारी मात्रा में प्रोड्यूस होता हो। अगर आप चाइना में जाएँ, चाइना हमारा सबसे बड़ा नहीं है, कि अगर आप चाइना में जाएँ तो एक टाइल आपको 100 रुपये की भी मिलेगी और 5 रुपये भी मिलेगी, और वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होती है, इसलिए कॉस्ट कम पड़ जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ये भी हमारे यहाँ पर नहीं होता है। बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस इकोनॉमी की तरफ है ही नहीं, वो ज़्यादा पॉलिटिकल सेंसिटिव गवर्नमेंट है। चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि पहले आप स्किल बिल्डिंग करिए। खाली एजुकेशन हमारा है, वो हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री में एक्सेप्टेबल बहुत नहीं है। आपको स्किलफुल होना चाहिए। किस में स्किलफुल होना चाहिए? पहला तो जो प्रोडक्ट टेक्निकल है, दूसरा सॉफ्ट स्किल्स में, बोलने में, बतियाने में, फिर अगर मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आप डाइनिंग एटिकेट्स हैं, वो स्किल्स हैं, फिर आपको कॉर्पोरेट में बिहेवियर कैसे होना चाहिए। तो एक तो प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बनिए, दूसरा आप खुद को, आपका पर्सनालिटी अच्छा करिए ताकि आप एम्प्लॉयबल हो। अभी आप देखिए बच्चे निकलते हैं, जॉब बहुत हैं, लेकिन वो जब इंटरव्यू पे आते हैं तो एम्प्लॉयबल ही नहीं होते हैं। तो एम्प्लॉयबल बनने की कोशिश करिए। तो हमारे हाँ